नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है स्पेशल यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका एग्ज़ाम 25 के डेट में है। वो एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार अवश्य वीडियो को देख लें। यहाँ से क्वेश्चन पूर्ण संभावना है आने की। तो चलिए, इसमें साइन एंड सेफ्टी चैप्टर में आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन आएगा, जिसमें फायर को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब 4 वर्गों में बांटा गया है तो वर्ग ए जो है, इसमें किस किस मटेरियल वर्ग ए के अंतर्गत आते हैं तो याद रखिएगा, लकड़ी आ जाएगा, कागज आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा और ठोस जितने भी पदार्थ हैं जैसे लकड़ी विभिन्न प्रकार की, ये सभी के सभी क्लास ए में आ जाएंगे। इसके बाद क्लास बी में क्या आएगा, तो क्लास बी में जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी के सभी क्लास बी में चले आएंगे। इसके बाद क्लास सी होता है, इसमें क्या होता है, कौन से मटेरियल्स आएंगे, तो इसमें एलपीजी सिलेंडर की जो आग उससे लगती है वो क्लास सी में आता है। और डी में क्या है कि डी में जितने भी इलेक्ट्रिक की फायर होती है, बिजली के द्वारा जो आग लगती है वह डी में ही होती है। सी में एक चीज और याद रखिएगा, हमने एलपीजी सिलेंडर से लगी आग, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग, सॉकेट के ऊपर स्पार्किंग के द्वारा जो आग लगती है वो भी सी के अंतर्गत आती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब रही बात कि ये तो मटेरियल क्लासिफिकेशन के अनुसार हुए, अब इसमें बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा क्लास ए प्रकार की फायर है जिसमें मटेरियल लकड़ी आ रहा है, कागज, कपड़ा, ये सब आ रहे हैं। तो इसको बुझाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो शीतल जल की बौछार करेंगे या शुष्क पाउडर का उपयोग करेंगे, जिसे ड्राई पाउडर भी हम बोला करते हैं। उसी तरीके से बी में हम क्या यूज करेंगे, तो याद रखिएगा बी में जो यूज किया जाएगा वह फोम टाइप और CO2 का यूज बी में किया जाएगा। इसके बाद सी में किसका यूज किया जाएगा, तो सी में भी हम CO2 और ड्राई पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद डी में किसका यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज हम डी में करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कलर के अनुसार हम कैसे पहचाने, कि उसको देख करके हम पहचान जाएंगे कि यह किस टाइप की आग को बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर वाटर टाइप है तो उस पर जो पट्टी आएगी उसका कलर कैसा होगा, याद रखिएगा रेड हो जाएगा। और वाटर टाइप है तो इसमें क्लास ए प्रकार की फायर को हम बुझाएंगे। फोम टाइप है तो फोम टाइप में जो पट्टी होगी वह किस कलर की होगी, तो क्रीम कलर की होगी। क्वेश्चन इस पर यह बन सकता है कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कैसा होता है, तो क्रीम होता है। और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की फायर को बुझाने का काम करेगा, तो क्लास बी प्रकार की फायर को बुझाने का काम करेगा। उसी तरीके से ड्राई पाउडर है, ड्राई पाउडर का जो कलर हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। और हेलोन टाइप का कोई कलर नहीं होता है, वेट केमिकल है तो वह उसका कलर येलो हो जाएगा। ये कलर पे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला चीज, अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसे चलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो याद रखिएगा ये पास होता है। अब पास में पहला जो पी है वो क्या है, तो पुल द पिन, मतलब उसके पिन को हम निकालेंगे। इसके बाद दूसरा में जो ए है, ए ये क्या है, तो एम, मतलब जहां आग लगी है वहां पे हम निशाना लगाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर एस है, तो इससे होता है सिक्यूज, जब हम एम लगाएंगे तो वह प्रेशर उसमें रिलीज हो जाएगा। और चौथे नंबर पर एस है, ये स्वीप, मतलब जिस एरिया में आग लगी है उस पर हम स्वीप यानी घुमाएंगे
तो किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कोई भी टाइप हो उसको चलाने के लिए यही पास लगता है। अब इसमें याद रखिएगा कि पी से क्या है, ए से क्या है, एस से क्या है और चौथे नंबर पर जो एस है उसका क्या काम होता है। इसी तरीके से फर्स्ट एड के अंतर्गत 3C आता है। 3C में तीनों सी का काम क्या है, कैसे है? तो देखिए इसमें 3C में पहला सी जो होता है वो चेक होता है, दूसरा सी होता है वो कॉल होता है और तीसरा जो होता है केयर होता है। प्रश्न बन सकता है कि फर्स्ट एड के अंतर्गत 3C जो है इसमें 2C किसे प्रदर्शित करता है, मतलब 2 नंबर का जो सी है वो किसे प्रदर्शित करेगा, तो कॉल को। इसी तरीके से 3 नंबर का सी केयर को और फर्स्ट नंबर का चेक, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आगे में जब आप देखेंगे तो फर्स्ट एड के अंतर्गत ही ये चीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए 5P है, 5P में 5P आएंगे और इनका सबका अलग अलग काम होगा। अगर फर्स्ट नंबर P की बात किया जाए तो P क्या है, तो प्रिजर्व लाइफ है। सेकंड नंबर P क्या है, तो प्रिवेंट फर्दर इंजरी है। इसके बाद 3 नंबर का P जो है वो प्रोमोट रिकवरी है और 4 नंबर का P जो है पेन रिलीव है और 5 नंबर का जो P है प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस है। इस पर प्रश्न बनेंगे कैसे, तो पूछेगा कि 5P में 3 नंबर P किसे डिनोट करता है, तो 3 नंबर का P जो है ये देखिए प्रोमोट रिकवरी। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे में है ABC। ABC में क्या है इसका मतलब, तो ए से जो है एयरवे होता है, बी से जो होता है ब्रीदिंग होता है और सी से जो होता है वो सर्कुलेशन होता है। इसमें ए बी सी में कह देगा कि बी का मतलब क्या है, तो ब्रीदिंग है। तोड़ तोड़ के इस पर प्रश्न बने हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद एक आता है पीडीसीए। पीडीसीए में भी प्रश्न वैसे ही तोड़ के बनेंगे। मतलब कहने का है कि पी जो है ये क्या है, तो प्लान है। डी से क्या है, तो डू है और सी से क्या है, तो चेक है और ए से जो है एक्ट है। प्रश्न पीडीसीए पे बनेगा कि ए क्या है, तो ए एक्ट है। इसको आप तोड़ तोड़ के भी इस पर प्रश्न बने हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला जो है इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा कि कहीं पर भी इंडस्ट्रियल में किसी भी श्रमिक को जब चोट लगती है तो वो हम कृत्रिम श्वसन की 4 विधियों को प्रीफर करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि पहली सिल्वेस्टर है, दूसरी सेफर है, तीसरी माउथ टू माउथ है, इसे हम लैबॉर्ड विधि भी कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको याद रखिएगा कि माउथ टू माउथ विधि को हम क्या कहते हैं, तो लैबॉर्ड मेथड भी करते हैं। और चौथा जो होता है नोज टू माउथ मेथड होता है। यही 4 प्रकार के कृत्रिम श्वसन देने की विधियां हैं, ये प्राथमिक उपचार में आती है। अब सिल्वेस्टर है, तो सिल्वेस्टर में व्यक्ति को चोट कहाँ लगती है, तो सीने पे चोट लगती है, यानी फ्रंट साइड चोट लगती है। तो उसे हम सुलाएंगे कैसे, तो पीठ के बल सुलाएंगे। ये प्रश्न बनता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद सैफर में क्या होता है, तो सैफर में उस श्रमिक को बैक साइड पीठ की साइड में चोट लगती है तो उसको सीने के बल या दूसरी भाषा में इसे हम पेट के बल सुलाना बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद माउथ टू माउथ मेथड का मतलब इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ये दूसरा नाम ही पूछा गया है, इसे हम लैबोर्ड मेथड भी बोलते हैं। और एक होती है नोज टू माउथ मेथड। आगे छोटा सा एक प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसमें कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स, तो उसमें याद रखिएगा वोल्टेज अहम रोल होता है, जो कि 90 वोल्ट सामान्य होता है। 90 वोल्ट से ऊपर का जब वोल्टेज मिलेगा तो झटका महसूस होता है, मतलब वो सेफ नहीं होता है। सिर्फ 90 वोल्ट तक ही होता है, इस लाइन को याद रखिएगा। इसके बाद उस श्रमिक के अंदर बॉडी में कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हुई और कितने टाइम तक फ्लो हुई, यही किसी भी व्यक्ति श्रमिक को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो यही 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। करंट मतलब करंट का मान क्या रहा, इसके बाद समय कितनी तक फ्लो हुई, वोल्टेज करंट या वोल्टेज, और वोल्टेज क्या रहा। आगे आगे में देखिएगा इसमें 5S है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। 5S में
5 एस आएंगे और इनका क्रम रहेगा और इसमें प्रश्न बनेंगे। पहला एस जो होता है इसका मतलब होता है शॉर्ट, दूसरा जो होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा जो होता है साइन और चौथा होता है स्टैंडर्डाइज और पांचवा जो होता है वो सस्टेन होता है। प्रश्न वैसे ही तोड़ के पूछे जाएंगे कि 5S में जो एस 4 नंबर का है वो क्या है, तो स्टैंडर्डाइज है। 5 नंबर का क्या है, सस्टेन है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। उसी तरीके से 5E भी आता है। अब 5E में पहला ई जो है ये क्या है, एजुकेशन है। दूसरा ई जो है इनकरेजमेंट है। थर्ड नंबर का जो ई है, तीसरे नंबर का ई है, ये जो है इन्फोर्समेंट है। और 4 नंबर का ई जो है ये इंजीनियरिंग है। और 5 नंबर का ई जो है वो इवोल्यूशन है। इसमें भी तोड़ तोड़ के प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे में 5D है। अब 5D में भी 5D आएंगे। इसमें पहला डी जो होता है वह डिस्कवरी होता है। दूसरा डी जो होता है वो डेफिनेशन होता है। तीसरा डी जो है वो डिजाइन है। चौथा डी जो है वह डेवलपमेंट है। और पांचवा जो डी है वह डिलीवरी है। इसमें भी वैसे ही तोड़ के प्रश्न बनेंगे। 4 नंबर का डी 5D में 4D क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेवलपमेंट प्रेजेंट करेगा। तो इसको याद रखिएगा। आगे 3R में फर्स्ट आर, सेकेंड आर और थर्ड आर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिएगा पहला इसमें आर आएगा वह रिड्यूस आएगा। दूसरा जो होगा रिसाइकिल होगा। और थर्ड जो होगा वह रीयूज होगा। इसके बाद 3P आएगा। 3P में भी 3P आएंगे। पहला P जो होगा वह प्रिपेयर होगा। दूसरा जो P होगा वो प्रैक्टिस होगा। और तीसरा P जो होगा वो परफॉर्म होगा। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे में देखिए वार्निंग साइन के कुछ हम सिंबल लिए हैं। इसको सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि इसी पे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम इसी को लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसा साइन अगर आता है तो ये क्या है, फायर, रिस्क का फायर का है। ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट है। इतने में ही साइन एंड सेफ्टी के प्रश्न फंस जाएंगे आपको। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, टैक्सी हैजर्ड का है, कोरेसिव सब्सटेंस का है ये, और रिस्क ऑफ रेडिएशन का ये जो है ये मोस्ट है, ये लेजर बीम का है। इसके बाद रिस्क ऑफ एक्सपेंशन फैलाव का है, ओवरहेड ये फिक्स्ड का है, और ये जनरल वार्निंग डेंजर का है। ओवरहेड है और यह फ्रेंजल रूफ वार्निंग का साइन है, और यह फ्रोक लिफ्ट ट्रक का है। इसमें मोस्ट जो है ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, इसके बाद जनरल वार्निंग का है। तो ये साइन जरूर आप याद रखिएगा। साइन एंड सेफ्टी को टच करेगा तो इसमें से एक जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में। और ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। पीपीई किट जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है, और इसमें टोटल पीपीई किट का जो क्रम होता है वो 8 होता है। और इस 8 में पूछा जाएगा कि 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा। और बिहार ITI इंस्ट्रक्टर में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बिहार ITI इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। अब याद रखिए पीपीई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। इसके कितने टोटल क्रम होते हैं, तो 8 होते हैं। अब पीपीई किट का जो पहला नंबर है वह किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो हेलमेट होगा। अब हेलमेट से आप जानते ही हैं हेड की प्रोटेक्शन करने के लिए हम करेंगे। दूसरा पीपीई किट दूसरे नंबर का है, ये किसे प्रोटेक्शन करता है, तो जूता। इसमें जूता मतलब पैर की प्रोटेक्शन के लिए जो भी हम पहनेंगे वो आएंगे, मतलब सुरक्षा। इसके बाद तीसरे नंबर का पी जो है वह स्वास्थ्य संबंधी उपकरण जितने भी आएंगे वह पीपीई किट 3 में आएंगे। पीपीई किट 4 जो है वो क्या आएगा, तो हमारी भुजाएं, बाह, हाथ
अंगुलियां जो भी है इसका प्रोटेक्शन जो हम करेंगे वह पीपीई किट 4 नंबर में करेंगे। पीपीई किट 5 जो है वो हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा, तो आंख और चेहरा मतलब गर्दन से ऊपर वाले फ्रंट साइड को हमें प्रोटेक्ट करेगा। और यही बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीपीई 5 मतलब ऐसे क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि आंख और चेहरे के प्रोटेक्शन के लिए हम कितने नंबर के पीपीई किट का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा 5 नंबर का यूज करेंगे। इसके बाद है पीपीई किट 6 नंबर का है, वह सुरक्षात्मक कपड़े और पूरी बॉडी को कवर करने के लिए पीपीई 6 में हम पढ़ेंगे जानेंगे। इसके बाद कानों को प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पीपी किट 7 का यूज करेंगे। और लास्ट जो है पीपी किट 8, ये हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा, तो सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। कहीं हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो उस पे जो सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं वो पीपी किट 8 में आएगा। तो यह जरूर आप याद रखिएगा इसको। आगे जो है थोड़े से कंप्यूटर के हम क्वेश्चन को कवर किए हैं। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो इसका अपडेट आया वह टोटल 5 पीढ़ियों में यूज किया गया। पहली जो पीढ़ी थी वह कब से चली, तो 1942 से 1955 के बीच चली। और इसमें जो हार्डवेयर आया वह वैक्यूम ट्यूब था। बस इतने ही याद रखिएगा, इतने में ही आपका कोड हो जाएगा। सेकंड जनरेशन जो थी वह किसके बीच चली, तो 1956 से 1964 के बीच। और इसमें हार्डवेयर जो था वो ट्रांजिस्टर था। आगे में तीसरी पीढ़ी जो थी वह 1965 से 1975 थी। और इसमें हार्डवेयर जो था वह आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप रहा। इसके बाद आगे में चौथी जो पीढ़ी थी उसका क्या रहा, तो 1976 से 1989 रहा। और इसमें हार्डवेयर जो रहा वह माइक्रो प्रोसेसर रहा। आगे में पांचवी पीढ़ी जो है इसका क्या है, तो 1990 या 1989 से अब तक का रहा। और इसमें यूएलएसआई एसएलएसआई जैसे हम कहेंगे अल्ट्रा लार्ज और जितने भी कृत्रिम कंप्यूटर भी आए ये सभी के सभी पांचवी पीढ़ी के ही अंतर्गत आए। आगे कुछ कंप्यूटर के हमने सर्किट की को लिया है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लें। कंट्रोल प्लस ए जो होता है वह ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एन जो होता है वह नया डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ जो होता है उसे हम पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस जो होता है वह सेव के लिए होता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो होता है वह कॉपी करेगा और किसी लोकेशन पर इसे रीनेम भी करने के लिए मतलब सेव एज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस भी प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस भी जो है पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल प्लस जेड जो होता है अंडू के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रेडी के लिए। और किसी वर्ड को हमें रिपीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई से हम रिपीट करेंगे। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड करेंगे सर्च करेंगे। और कंट्रोल एच से हम रिप्लेस करेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस जी से रिप्लेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच से हम रिप्लेस करेंगे। कंट्रोल प्लस जी गो टू होता है किसी भी पेज पर डायरेक्टली जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस आर है तो राइट अलाइनमेंट है। कंट्रोल प्लस जेड है तो जस्टिफाई होता है। आगे ये क्वालिटी चैप्टर का प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आईएसओ का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें प्रश्न बनेंगे कि 9000, एसआई 14000 और ईएन 29000 ये किसे रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा क्वालिटी मैनेजमेंट एवं क्वालिटी इंश्योरेंस से मानकों का चयन तथा उनका उपयोग हो जाएगा। 9001, 14001 और 19001 ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो रूपांकन हो जाएगा विकास क्वालिटी इंश्योरेंस मॉडल हो जाएगा। 9002, 14002 और 29002
ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, उत्पादन तथा स्थापना के लिए और क्वालिटी इंश्योरेंस मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी क्रम में 9003, 14003 और 29003 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, अंतिम निरीक्षण के लिए और क्वालिटी इंश्योरेंस मॉडल के लिए। इसके बाद 9004, 14004 और 29004 जो होगा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा लागत कम करने तथा लाभ अधिक करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के विकास के लिए दिशा निर्देश हमें जारी रखेगा। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसी क्रम में BIS आएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, इस फुल फॉर्म को भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे आगे जो है ये लेबर लॉ के कुछ हैं, इसको आप ऐसे ही सीधे याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है ये कब है, तो 1948 से। ये पूछा जाएगा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब का है, 1948, ये केवल याद रखिएगा। दूसरा जो है नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम, अगर कहीं आप किसी सर्विस में जाते हैं तो आपका जो अस्थायी नियुक्ति होगी वो किसके अंतर्गत, 1946 के। इसके बाद मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 हो जाएगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 हो जाएगा। विनियमन एवं उत्पादन अधिनियम 1970 हो जाएगा। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 हो जाएगा। उत्पादन संदाय अधिनियम 1972 हो जाएगा। आगे में देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 हो जाएगा। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 हो जाएगा और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 हो जाएगा। उत्सादन अधिनियम जो है 1976 हो जाएगा। इसी क्रम में समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में हो जाएगा। इस पर जो प्रश्न बनेंगे, जैसे पूछेगा कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब का है, 1952 का है, इस पर ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो प्यारे साथियों, जिनका भी यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है, इस वीडियो को कंप्लीट आप एक बार जरूर देख के जाएंगे, आपको एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।